कहानी है 31 अक्टूबर 1984 की। उसी दिन जो फॉरवर्ड प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी को उन्हीं के घर में उन्हीं के दो बॉडीगार्ड्स ने 33 गोलियां मारकर छल्ली कर दिया। आज 3D एनिमेशन की मदद से डिटेल में समझाऊंगा उस दिन सुबह से लेकर प्राण त्यागने तक क्या क्या हुआ। लेकिन आप सबसे पहले इस कहानी की इम्पोर्टेंट लोकेशन पर ध्यान दो। ये श्रीमती इंदिरा गांधी का रेस्टोरेंट था जिसे एक सुदर्शन रोड बोला जाता था और यह उनका ऑफिस था जिसे एक अकबर रोड बोला जाता था। दोनों बॉडीगार्ड्स ने इन पर अटैक इस गेट पर किया था। यह वो रास्ता है जो पीएम के ऑफिस को पीएम रेसिडेंट से जोड़ता है। इस अटैक की लोकेशन से 4.4 किलोमीटर दूर है यह एम्स हॉस्पिटल जो गोलियां लगने के बाद फॉर्मर पीएम को ले जाया गया था। आज दिन है 31 अक्टूबर 1984 का और प्रधानमंत्री निवास में आज सुबह की शुरुआत और दिन की तरह ही हुई है। फर्क बस इतना है, आज बहुत बड़े पेड़ को गिराने की साजिश है जो कई महीनों से चल रही है। इस साजिश को अंजाम देने वाले कोई और नहीं, देश की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के फेवरेट बॉडीगार्ड में से ही है। एक तो ये पीएन सिंह जो पिछले 10 साल से पीएम के स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड में से एक था और यह फेवरेट भी था, इसलिए पिछले कुछ 10 सालों में पीएम के साथ विदेशी दौरों पर ऐसा पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड गया था। और दूसरा ये 22 साल का सतवंत सिंह जो कि पीएम सिक्योरिटी में पिछले 5 महीनों से ही था। आज सुबह पीएम साहिबा रोज की तरह जल्दी उठ गई और आज उनका एक आईरेस टीवी के जर्नलिस्ट और एक्टर पिंटर उस्तेनी के साथ डॉक्यूमेंट्री के लिए इंटरव्यू शेड्यूल है। डॉक्यूमेंट्री स्टडी 9 बजे शेड्यूल किया गया है जो कि लगभग 1 घंटे चलना है। इंटरव्यू प्रधानमंत्री आवास योजना से सटे इस एक अकबर रोड पर होने वाला है। एक अकबर रोड उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का ऑफिस हुआ करता था जो कि उनके आवास से एक बिना गेट वाले रास्ते से जुड़ा हुआ था। इंदिरा गांधी ने इंटरव्यू के लिए आज के दिन नारंगी कलर की साड़ी पहनी है और घर से तैयार होकर सुबह 9:20 पर वो इंटरव्यू के लिए अपनी ऑफिस की ओर लंबे लंबे कदमों से चल पड़ती है। गोलियां चलने से कुछ समय पहले इनके साथ कुछ लोग और चल रहे हैं। उनके पर्सनल सिक्योरिटी R.K. दबन, पर्सनल सिक्योरिटी रामेश्वर दयाल, पुश्तैनी नौकर नाथूराम और उनको धूप से बचाने के लिए छतरी पकड़कर चल रहे नारायण सिंह। अनफॉर्चुनेटली आज के दिन पीएम ने ब्लू प्रूफ जैकेट भी नहीं पहनी है, यह सोचकर कि घर से 50 मीटर दूर ही तो जाना है और यहाँ सब लोग अपने ही तो हैं और अपनों से क्या खतरा। इस बीच एक सर्वेंट टी शर्ट लेकर सामने से गुजरा। पीएम उसे बुलाकर बोलती है, यह टी शर्ट अच्छा नहीं लग रहा, कोई दूसरा लेकर आओ। इतना बोलकर अपने ऑफिशियल्स के साथ लंबे लंबे कदमों से अपने ऑफिस की ओर जाने लगती है। 31 अक्टूबर को गोली चलाने वाले दोनों में से एक बॉडीगार्ड ने यानी सतवंत सिंह ने बहाना किया कि उनका पेट खराब है, इसलिए उसे शौचालय के नजदीक तैनात किया जाए। इस तरह पीएम और सतवंत एक साथ इसी गेट पर प्लानिंग के साथ तैनात है। यह गेट जो पीएम ऑफिस और रेजिडेंस को जोड़ता है। जैसे जैसे इंदिरा गांधी तेजी से ऑफिस की ओर बढ़ रही है वैसे ही पहला बॉडीगार्ड पीएम सिंह उनकी ओर बढ़ने लगा। इंदिरा गांधी और पीएम सिंह की आंखें मिली तो इंदिरा गांधी पीएम को देखकर मुस्कुराई और नमस्ते करने के लिए हाथ जोड़ने की पोजीशन में आई। ऐसा इसलिए क्योंकि इंदिरा गांधी पीएम को 10 सालों से जानती थी और रोज जब भी पीएम सिंह इंदिरा गांधी को दिखता तो नमस्ते करता था। इसलिए आज भी इंदिरा गांधी ने उसको अपनी ओर बढ़ता देकर सोचा कि नमस्ते बोलेगा, इसलिए इंदिरा गांधी ने पहले ही हाथ जोड़ लिए। लेकिन आज पीएम सिंह का मिजाज बागियों जैसा है, आज उनका मकसद कुछ अलग ही है। एकाएक पीएम सिंह ने 9:25 पर अपनी 38 कैलिबर सर्विस रिवॉल्वर निकाली और तान दी इंदिरा गांधी पर। जब तक कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही 3 राउंड पीएम की रिवॉल्वर से निकल चुके हैं और यह 3 गोलियां इंदिरा गांधी के चेस्ट और एब्डोमेन एरिया में लगती है और यहीं से एक बड़े पेड़ की गिरने की दास्तां शुरू हो चुकी है। 3 गोलियां लगते ही इंदिरा गांधी जमीन पर गिर गई और जोर से बोली, ये क्या कर रहे हो। पीएम 1 सेकंड के लिए रुका और सतवंत को देखकर जोर से चिल्लाया, गोली चला। सतवंत जो पीएम के पास भूत बना खड़ा था वो अपनी कारबाइन बंदूक को इंदिरा गांधी की तरफ घुमाकर 30 गोलियां फर्स्ट फायर कर देता है। इंदिरा गांधी को बचाने के लिए जैसे ही उनके पर्सनल सिक्योरिटी रामेश्वर आगे बढ़े तो उनके पांव में सतवंत के द्वारा चलाई गई गोलियां लगी और वो वहीं पर गिर गए। एक अकबर रोड यानी पीएम ऑफिस से एक पुलिस ऑफिसर दिनेश कुमार भट्ट यह देखने के लिए बाहर आया कि यह गोलियां कहां चल रही है। उसी समय वियंत और सतवंत ने सिलेंडर करने के लिए वेपन फेंक कर हाथ खड़े कर दिए और कहने लगे कि जो हमको करना था वो कर दिए और अब तुमको जो करना है वो कर लो। और उन्होंने इंदिरा गांधी से ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला ले लिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार में इंदिरा गांधी ने सिखों के पवित्र स्थल गोल्डन टेम्पल को कुचलकावादियों से आर्मी ऑफिसर के जरिए फ्री करवाया था। आर्मी ऑपरेशन की वजह से काफी सिख उनसे खपा थे। कांस्टेबल नारायण सिंह ने आगे कूदकर बलवंत सिंह को आगे पटक लिया। पास के गार्ड रूम से आईटीबीपी के जवान दौड़ते हुए आए और उन्होंने सतवंत सिंह को भी अपने घेरे में ले लिया। टोटल 33 फायर की गई है जिनमें से 30 गोलियां इंदिरा गांधी को लगी और काफी गोलियां उनके शरीर को चीरकर बाहर निकल गई। इंदिरा गांधी के पर्सनल सिक्योरिटी R.K. दबन ने अपना होश संभाला और चिल्लाकर एम्बुलेंस लाने के लिए बोला, लेकिन कहते हैं ना होनी को कौन टाल सकता है।
एक दिन पहले ही भुवनेश्वर में हुई इलेक्शन रैली भाषण में इंदिरा गांधी ने कहा था कि चिंता नहीं है मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं। मुझे चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं। मेरी लंबी उम्र रही है, मुझे गर्व इस बात का है कि मेरा सारा जीवन सेवा में गुजरा। मेरी लंबी उम्र रही है और मैं इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया। जब तक मुझ में सांस है वो सेवा में ही जाएगी, जब मेरी जान जाएगी और जब तक मुझ में सांस है तब तक सेवा ही में जाए, और जब मेरी जान जाएगी तब मैं कह सकती हूँ मेरे खून का एक एक कतरा भारत को जीवित करेगा। तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का कतरा जितना मेरा है वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा। इंदिरा गांधी के कहे गए शब्द आज 31 अक्टूबर 1984 को सच होते दिखे हैं। भारत की मिट्टी में वो अभी लहूलुहान पड़ी है, मानो समय रुक सा गया है, और जो एम्बुलेंस लाने को बोला था वो अभी तक आई नहीं। पीएम हाउस में हर समय एक एम्बुलेंस खड़ी रहती है, लेकिन आज के दिन उसका ड्राइवर यानी पीएम आवास में मौजूद नहीं है। यह सबसे पहला संकेत है कि आगे आने वाले घंटे इंदिरा गांधी के लिए बहुत ही मुश्किल होंगे। गोलियों की आवाज सुनकर कांग्रेस लीडर माखनलाल इंदिरा गांधी के पास पहुंचे और एम्बुलेंस न आते देख आर के धवन ने चिल्लाकर कोई भी कार निकालने के लिए कहा। इंदिरा गांधी को जमीन से आर के धवन और माखनलाल ने उठाकर सफेद एमएस सीटर की पिछली सीट पर रखा और आगे की सीट पर आर के धवन, पोतीदार, सिक्योरिटी ऑफिसर दिनेश भट्ट और ड्राइवर बैठे हैं। गोली की आवाज सुनकर सोनिया गांधी नंगे पैर ही गाड़ी की ओर दौड़ी। इंदिरा गांधी को इस हाल में देखकर वो उसी हाल में गाड़ी की पीछे वाली सीट पर बैठ गई। उन्होंने खून से लथपथ इंदिरा गांधी का सिर अपनी गोद में लिया और कार बहुत तेजी से इनकी तरफ बढ़ी। 9:31 पर एमएस सीटर कार एम्स वार्ड की इमरजेंसी गेट की तरफ बढ़ी। इमरजेंसी वार्ड का गेट खोलने में और गाड़ी से इंदिरा गांधी को उतारने में 3 मिनट का टाइम लग गया है, और इस समय गुजरने वाली हर एक सेकंड बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली आज एम्स के इमरजेंसी वार्ड में एक स्ट्रेचर तक मौजूद नहीं है। इसी तरह एक पहिए वाली स्ट्रेचर का इस्तेमाल किया गया। इंदिरा गांधी को कार से उतारा गया तो उनको इस हाल में देखकर वहां मौजूद डॉक्टर घबरा गए और जल्दी से अपने सीनियर डॉक्टर को इन्फॉर्म किया। वैसे सीनियर डॉक्टर को मालूम नहीं था कि इंदिरा गांधी को ऐसे गोलियां मारी गई है। जब सीनियर डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड में दौड़कर आए, उनको तो ऐसा लगा कि शायद हॉस्पिटल में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया। जूनियर स्टाफ से पूछा कि पीएम साहिबा कहाँ है, तो एक जूनियर स्टाफ ने कांपते हाथों से स्ट्रेचर पर कपड़े से ढकी हुई लहूलुहान बॉडी की तरफ इशारा किया। डॉक्टर ने जब पीएम को इस हालत में देखा तो वो भी घबरा गए। सीनियर डॉक्टर को ऑडियोग्राम में इंदिरा गांधी के हार्ट की मामूली गतिविधि दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि वह क्लिनिकली अलाइव है, लेकिन नाड़ी में कोई धड़कन नहीं मिल रही है। उनकी आंखों की पुतलियां भी फैली हुई है, जो संकेत है कि उनके दिमाग को क्षति पहुंची है। फिर अगले कुछ घंटों तक फॉर्मर पीएम की जान बचाने के लिए देश के बेस्ट 20 डॉक्टर की टीम जी तोड़ मेहनत की। यहाँ तक कि खून को रोकने के लिए 88 बोतल्स ओ नेगेटिव ब्लड भी चढ़ाया गया। 4 घंटे की मेहनत की बदौलत 7 गोलियां इंदिरा गांधी के शरीर से निकाल ली गई हैं और ब्लड फ्लो को भी रोक दिया गया है। लेकिन डॉक्टर्स को इंदिरा गांधी के सर्वाइवल के चांस बहुत कम लग रहे हैं और ऑपरेशन थिएटर के बाहर सोनिया गांधी का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी, जो कि बंगाल की इलेक्शन की रैलियों के लिए गए हुए हैं, उनको इस एक्सीडेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन किया गया तो राजीव गांधी तुरंत दिल्ली के लिए निकल गए। साथ में उस टाइम के प्रेसिडेंट जेल सिंह, जो कि विदेश दौरे पर थे, वो भी इंदिरा गांधी पर हमले की खबर मिलते ही इंडिया के लिए रवाना हो गए। आने वाला देश और समय इंदिरा गांधी के लिए बहुत ही बुरा होने वाला है। इंदिरा गांधी के लिए इसलिए क्योंकि एम्स के डॉक्टर भी अपने हाथ खड़े करने वाले हैं। हॉस्पिटल के 8th फ्लोर पर काफी कांग्रेस लीडर आ चुके हैं और सबको यह तो अनुमान हो चुका है कि इंदिरा गांधी को बचा पाना मुश्किल है। इसलिए यहाँ इसी फ्लोर पर दूसरे रूप में देश पर आने वाली मुसीबत पर मंथन चल रहा है। मुसीबत यह है कि देश के सर्वोच्च लीडर यानी कि पीएम और प्रेसिडेंट, दोनों में से एक तो अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही है और दूसरा मिस्टर प्रेसिडेंट उस समय देश में नहीं है। एक चिंता का विषय यह भी बना हुआ है कि इंदिरा गांधी की खबर बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि बाहर फैलती है तो कम्युनल राइट्स हो जाएगी। इसलिए अभी एम के स्टाफ को सख्त इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इंदिरा गांधी की कोई भी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए। अंदर हॉस्पिटल में धीरे धीरे कुछ बचे हुए ऑर्गन्स भी मरने लगे हैं। अभी ये मशीन भी बेअसर मालूम पड़ रही है और फाइनली ऐसा टाइम आया जब इंदिरा गांधी शून्य में विलीन हो गई। राजीव गांधी को एम्स पहुंचने से पहले इंडिया की आयरन लेडी की स्वर्गवास की खबर दे दी। लगभग दोपहर के 1:45 पर न्यूज एजेंसी ने न्यूज ब्रेक कर दी। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी है। इंदिरा गांधी की मरने की खबर जब लोगों को पता चला कि उनके सिक्योरिटी गार्ड ने उनको मार दिया तो लोगों में आक्रोश की लहर दौड़ गई और जिस बात का डर था वही हुआ। लोगों ने दिल्ली में रहने वाले सिखों का ऐसा नरसंहार का दौर चालू कर दिया कि इसमें 8000 से ज्यादा सिखों को मारा और जिंदा जला दिया गया। यह दौर आने वाले 3 से 4 दिनों तक चला। लाखों सिख विदेशों और दूसरे राज्यों में शरण ले लिए।
दिल्ली में एक तरफ तो दंगे चल रहे हैं, दूसरी ओर पहली महिला प्रधानमंत्री की अंतिम विदाई का कार्यक्रम चल रहा है। 3 नवंबर 1984 को इंदिरा गांधी को सम्मान के साथ दिल्ली के सती स्थल में उनके बेटे राजीव गांधी ने अग्नि में उनको मुखवानी दी और इंदिरा गांधी पंचतत्वों में विलीन हो गई। यह कहानी है 31 अक्टूबर 1984 की।